Assalamu alaikum dear students, myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12. We are going to discuss chapter number 24 and the topic of discussion is evolution from prokaryotes to eukaryotes. अब क्वेश्चन इज दैट कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट होती, कहाँ से, कौन सा हाइपोथेसिस जो है वो इसको एक्सप्लेन करता है, किस तरह से लाइफ ओरिजिनेट हुई, उसके बाद फिर सबसे पहले सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच इज़ प्रोकैरियोटिक सेल हाउ इट इज़ गोइंग टू बी फॉर्म्ड, ये कैसे बना। फिर हमने ये कहा कि प्रोकैरियोट्स से आगे फिर यूकैरियोट्स बनते हैं। प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स कैसे बनेंगे, दो हाइपोथेसिस हैं या आप ऐसे कह सकते हैं ख्यालात हैं जो इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। तो इन तमाम को अंडरस्टैंड करने के लिए, सीखने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स, यानी कि हम यहाँ पे देखना ये है कि किस तरह से यूकैरियोट्स जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं। एवोल्यूशन की डेफिनेशन तो आप पढ़ चुके हैं। अब हमने देखना ये है कि प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स किस तरह से इवॉल्व हुए हैं। बट बिफोर दिस आई एम गोइंग टू टेल यू दैट कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन से हैं और यूकैरियोटिक सेल्स कौन से हैं। अब देखिए, यू नो दैट कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये तो ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर सबमर्ज्ड होता है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर सबमर्ज्ड है, मीन टू से दे हैव नो न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, ये न्यूक्लियस बनने से पहले के हैं। जबकि यूकैरियोट्स की बात करें तो दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव प्रॉपर न्यूक्लियस, जिसमें प्रॉपरली न्यूक्लियस मौजूद है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म जो हैं ये बड़े होते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं कि दीज आर मॉडर्न, ये मॉडर्न है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इनके अंदर मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस मौजूद होता है, सब कुछ जो है वो मौजूद होता है। तो ये जो है वो सेल्स इनसे प्रोकैरियोट से मोस्ट एडवांस्ड होते हैं। अब देखना यह है कि किस तरह से प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स बने हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन वी आर गोइंग टू से दैट कि एवरीथिंग इज मेड अप फ्रॉम अ सिंगल बीइंग, हर चीज़ जो होती है वो एक सिंगल बीइंग से ही बनी है। तो ये अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन हम इसकी बात करते हैं कि प्रोकैरियोट से ही आगे कौन से बनते हैं, यूकैरियोट्स बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे वन ऑफ द स्पेकुलेशंस मतलब के ख्यालात में से जो एक थीरीज जो हैं उनमें से एक पॉइंट था हाइड्रोथर्मल वेंट्स का विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसे हम कहते हैं सबसे पहले जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो कैसे इवॉल्व हुई, यानी कि लाइफ जो है वो किस तरह से इवॉल्व होती है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें तो वो कौन से हैं, दीज आर हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स में हुई है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स का मतलब क्या है, बेसिकली हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, यहाँ पे हम कह सकते हैं अंडरग्राउंड वाटर की बात की जा रही है, अंडरग्राउंड वाटर एक, और दूसरा हम यहाँ पे कह सकते हैं अंडर द सीज और ओशन के अंदर हम बात करें, उसमें सी और ओशन में बात करें। थर्मल का मतलब ये है कि ये जो वाटर है दैट इज़ हॉट, मतलब कि इसका टेम्परेचर जो है उसमें वेरिएशंस हैं। वेंट्स हम कहते हैं चश्मों को भी, चश्मे या आप ऐसे कह सकते हैं स्प्रिंग्स, यानी कि जहाँ से पानी फूटता है बाहर, या ऐसी जगह जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है उसकी बात करते हैं। ये कितना हॉट, ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 120 डिग्री सेल्सियस की हम बात करते हैं कि इतना ज़्यादा गर्म पानी जो था वो इतना मौजूद था। हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं जिनसे लाइफ जो है वो क्या होती है, ओरिजिन होती है। यानी कि अंडरग्राउंड वाटर या सीज और ओशंस में जो हॉट स्प्रिंग्स हैं, हॉट वेंट्स हैं, उन वेंट्स में ऑलमोस्ट 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, और इतने टेम्परेचर पर लाइफ जो है वो ओरिजिनेट होती है। अब कैसे लाइफ ओरिजिनेट होती है, यू नो दैट कि पहले जो ओवरऑल अर्थ की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह से सल्फर, बाकी कंपोनेंट्स जो थे वो इसमें जस्ट ओनली एग्जिस्ट कर रहे थे। यही कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं तो डिफरेंट अदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो हैं वो बनते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ये बात करें कार्बन हाइड्रोजन की, तो इनमें से मिथाइल, मीथेन और इस तरह के कंपाउंड्स बनते हैं। इस तरह से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो हमारे पास सिंथेसाइज होते हैं।
सेम एज इट इज़ अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करें तो वाटर का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन की बात करें तो इसमें से अमोनिया, अमाइनो ग्रुप और इस तरह के सब्सटेंसेस जो हैं वो ग्रो करते हैं। तो जिस जिस तरह से ये एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते गए, मिलते गए, तो ये डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स डेवलप होते गए। एलिमेंट्स फ्यूज करते हैं, मिलते हैं और क्या बन जाते हैं, डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो इनसे आगे स्ट्रक्चर जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लाइक दैट अमाइनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, जैसे हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो बन जाते हैं। इन्हीं से आगे फिर प्रोटीन्स बन जाती हैं, इन्हीं से आगे फिर न्यूक्लिक एसिड जो है वो डेवलप हो जाता है, इन्हीं से हम कहते हैं आगे फिर अल्टीमेटली जो है लिपिड्स की कैटेगरी जो है वो भी डेवलप हो जाती है। तो ये बेसिकली एलिमेंट्स थे, ये एलिमेंट्स ही मिलते हैं इतने हाई टेम्परेचर पर, इनको एनर्जी मिलती है, ये आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और ये मॉलिक्यूल्स के कंबाइन होने से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है एंड दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज आर्कियोबैक्टीरिया, जिसे हम आर्कियोबैक्टीरिया के नाम से मेंशन करते हैं। आर्कियोबैक्टीरिया को हम एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहते हैं, एंशिएंट बैक्टीरिया। एंशिएंट बैक्टीरिया इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहली जो लाइफ थी, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, वो ये आर्कियोबैक्टीरिया टाइप ही बने थे। और आर्कियोबैक्टीरिया आयरॉनिकली अगर देखा जाए तो जब से ये बने हैं इनमें लेस एवोल्यूशनरी चेंजेस जो हैं वो आए हैं। अभी भी आजकल भी हम अगर हाइड्रोथर्मल वेंट्स में देखें तो इस टेम्परेचर पर ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आर्कियोबैक्टीरिया जो हैं वो सर्वाइव करते हैं। आर्कियोबैक्टीरिया की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि इनमें लेस एवोल्यूशनरी चेंज जो हैं वो आए हैं। जैसे ये बने थे वैसे अभी भी उन्हीं हाइड्रोथर्मल वेंट्स में देखा जाए तो ये मौजूद होते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि इतने टेम्परेचर पर कैसे सरवाइव करते हैं। बेटा जी ये थर्मोफाइल होते हैं स्टूडेंट, ये थर्मोफाइल होते हैं। थर्मोफाइल का मतलब होता है कि ये इतनी हीट को अट्रैक्ट करते हैं, हीट लविंग होते हैं, टेम्परेचर को लव करते हैं। इस तरह से ये एक्सट्रीमोफाइल हम ओवरऑल एक टर्म यूज़ करते हैं। एक्सट्रीमोफाइल का मतलब ये है कि जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं उनके अंदर सरवाइव करते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस की बात की जाए ना तो जैसे हम ये कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अगर नमक भी है तो हेलोफाइल्स कहलाएंगे, उसमें सर्वाइव करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो ये थर्मोफाइल में सर्वाइव करते हैं। इस तरह से अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो जितनी भी एक्सट्रीम लेवल की मौजूद होगी उसमें ये बैक्टीरिया जो हैं वो क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया का जो सर्वाइवल है इन आर्कियोबैक्टीरिया का ये मौजूद है। तो हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें तो ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो हैं इससे बेहतर तरीके से क्या करते हैं, एक्सप्लेन आउट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले लिविंग बैक्टीरिया जो बना था वो कौन सा था, आर्कियोबैक्टीरिया था। अब उसके बाद फिर जब ये ऑर्गेनिजम्स यानी कि लाइफ बन गई, हम कहते हैं कि लाइफ तो सिंथेसाइज हो गई, लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस। नाउ अब जो प्रॉब्लम थी, अब प्रॉब्लम न्यूट्रिएंट्स की थी कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं यहाँ पे दीज आर लिमिटेड। ये कैसे हैं, लिमिटेड टू सपोर्ट लाइफ, लिमिटेड टू सपोर्ट लाइफ। अब जाहिर सी बात है ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बन चुके थे, ऑर्गेनिजम्स तो बन चुके हैं, तो अब ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, जाहिर बात है ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए खाना, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो लाइफ बन चुकी है तो इनके न्यूट्रिएंट्स जो थे वो कैसे थे, लिमिटेड थे, लिमिटेड अमाउंट थे, एक वक्त में आना था कि इन्होंने ख़त्म हो जाना है। फिर अगली बात यह है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, कोई अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। तो अल्टरनेटिव जो इसका आया वो क्या था, फोटोसिंथेसिस था, फोटोसिंथेसिस था। अब फोटोसिंथेसिस में क्या किया जाता है, यू नो दैट कि हम एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। यानी कि यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि हम इसे ग्लूकोज में क्या कर रहे होते हैं, रिड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये जो रिडक्शन होती है दैट इज ड्यू टू जो पहले पहले होती थी ना, इसमें हाइड्रोजन डाइसल्फाइड जो है वो यूटिलाइज होता था, इसमें हाइड्रोजन डाइसल्फाइड जो है वो यूटिलाइज होता था क्योंकि ये सल्फोजेनिक बैक्टीरिया थे। ये H2S को यूज़ करते थे और यहाँ से हाइड्रोजन लेते थे किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करने के लिए,
रिड्यूस करने के लिए इनटू ग्लूकोज, या आप ऐसे कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस करने के लिए। अब जैसे ये रिड्यूस करते तो यहाँ से जो प्रोडक्शन होती थी वो किस चीज़ की होती थी, वो सल्फर की प्रोडक्शन होती थी। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये जो पहले पहले बैक्टीरिया थे ये सल्फोजेनिक बैक्टीरिया थे। सल्फोजेनिक का मतलब ये है कि ये सल्फर जो है ये प्रोड्यूस कर रहे थे। तो सल्फोजेनिक बैक्टीरिया के बाद इनमें और जिद्दत आई, इन्होंने वाटर को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हाइड्रोजन डाइसल्फाइड एज हाइड्रोजन डोनर के तौर पे यूटिलाइज किया जा रहा है। पहले तो ये हाइड्रोजन डाइसल्फाइड यूटिलाइज कर रहे थे ना, तो बाद में फिर उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को जब ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट शुरू करना किया तो दे यूटिलाइज वाटर। उन्होंने किसको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, वाटर को। अब वाटर को यूटिलाइज करते तो यहाँ पे जो लिबरेट करना शुरू किया उन्होंने ऑक्सीजन को लिबरेट शुरू कर दिया। तो यहाँ पे भी बेसिकली हो तो रिडक्शन ही रही है, बेसिकली इसको रिड्यूस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन सोर्स जो है वो क्या चीज़ है, वो वाटर है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि जो कि ऑक्सीजन को क्या कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, और साथ में हम कह सकते हैं कि इसके साथ अदर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो भी इवॉल्व होना शुरू हो गए, जो कि हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पे बात बताने वाली ये है कि पहले पहले जो बैक्टीरिया थे वो सल्फर को यूज़ करते थे, और बाद में फिर बैक्टीरिया किसको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, वाटर को एज फार सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर रहे थे, ग्लूकोज में। तो ये जो यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी उनको कि न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस ने इस प्रॉब्लम को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब ये जो मसला था कि न्यूट्रिएंट्स का, वो तो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट ये ऑक्सीजन एक्यूमुलेशन होने की वजह से क्या बन गई, ओजोन बन गई। तो यहाँ पे हम ओजोन फॉर्मेशन के मुतालिक बताते हैं कि जैसे जैसे ऑक्सीजन जो है वो क्या होती गई, एक्यूमुलेट होती गई, तो ओजोन यानी कि सराउंडिंग में, अर्थ के सराउंडिंग में एक लेयर जो है वो बनना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फ्रॉम ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस हो रही थी, उस फोटोसिंथेसिस के नतीजतन जो ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होना शुरू हो गई, और ऑक्सीजन जब एक्यूमुलेट होना शुरू हो गई तो इससे फिर आगे क्या बन गई, ओजोन लेयर जो है वो बन जाती है। आप जानते हैं कि जो ओजोन लेयर है इसके हमें बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स हैं? अब देखिए, जो ओजोन यहाँ पे बनी थी, अब उस ओजोन का काम ये है कि इट विल फिल्टर द यूवी रेज कमिंग फ्रॉम द सन, यानी कि ये यूवी रेज जो आ रही हैं सन से, उनको फिल्टर कर रही है। फिल्टर यूवी रेज फ्रॉम सन से जो आ रहे हैं, सन से जो यूवी रेज आ रही हैं उनको क्या कर रही थी, फिल्टर कर रही थी। अब जब ये फिल्टर हो गई तो यहाँ पे एक और बेनिफिट हो गया कि जो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था दैट वाज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट। ये ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं तकरीबन को 420 मिलियन ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं, 420 मिलियन ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं कि जब ये काम जो है वो हुआ था। अब यहाँ पे कहते हैं कि एनवायरनमेंट चेंज हो गया, एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन आई, एनवायरनमेंट में चेंज आया। एनवायरनमेंट में क्या चेंज आता है स्टूडेंट? जो एनवायरनमेंट में चेंज आया था वो ये था कि पहले जो एनवायरनमेंट था दैट वाज रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। अब ये रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पे पहले चूँकि यूवी रेज मौजूद थी, रिडक्शन जो है वो बहुत आसानी से हो रही थी। स्टूडेंट्स अब देखिए, इसमें यहाँ पे रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। अब अगर हम एग्जिस्टिंग की बात करें तो कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट है। यानी कि अब अगर हम बात करें तो कौन सा एनवायरनमेंट चल रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट चल रहा है। तो यहाँ से हम बात करें तो पहले ओजोन बनती है, ओजोन बनने की वजह से एनवायरनमेंट में चेंज आता है, रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि लाइफ जो है वो नो लाइफ, आप ऐसे कह सकते हैं, नो लाइफ ओरिजिनेट और अराइज फ्रॉम एबायोटिक सोर्स,
फ्रॉम एबायोटिक। अब जो लाइफ है वो एबायोटिकली अराइज नहीं होती। और जैसे कि यहाँ पे हमने कहा था कि पहले कुछ भी नहीं था और लाइफ फर्स्ट टाइम जो है वो ओरिजिनेट हुई थी। अब लाइफ एबायोटिक नहीं थी। अब लाइफ में यानी कि आहिस्ता आहिस्ता हम कह सकते हैं पहले वालों से आगे एवोल्यूशन होती है। तो यहाँ से ऑनवर्ड क्या होती गई, आगे इवॉल्व होते गए। इवॉल्व इस सेंस में हुए कि पहले प्रोकैरियोट्स, जैसे कि यहाँ पे हमने आर्कियोबैक्टीरिया की बात की है, इनसे नेक्स्ट कैटेगरी के इवॉल्व होंगे और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि इनसे नेक्स्ट यूकैरियोट्स जो हैं वो इवॉल्व होते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन अराइज ये होता है कि प्रोकैरियोट्स कब इवॉल्व हुए, यूकैरियोट्स कब इवॉल्व हुए, प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स कैसे बने और कौन सी हाइपोथेसिस जो हैं वो इस बात को एक्सप्लेन करती हैं, तो उसे हम नेक्स्ट लाइट बोर्ड में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हम ये पढ़ रहे थे कि किस तरह से प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स बने। इसमें हमने अभी तक जो डिस्कस किया था दैट वाज कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स कैसे होते हैं, ठीक है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स। अब उसके बाद फिर हमने ये कहा कि इसमें न्यूट्रिएंट्स जो होती हैं उनकी लिमिटेड हैं, तो न्यूट्रिएंट्स को कंप्रोमाइज़ करने के लिए फोटोसिंथेसिस ये होना स्टार्ट हुई। फोटोसिंथेसिस के बाद फिर हमने कहा कि ओजोन फॉर्मेशन, ओजोन बनना स्टार्ट होती है। ओजोन फॉर्मेशन के बाद हमने कहा कि जी इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होता है। इन्वायरमेंट इस तरह से चेंज होता है कि पहले रिड्यूसिंग था, अब ऑक्सीडाइजिंग है। इन्वायरमेंट चेंज होता है। अब इन्वायरमेंट जैसे ही चेंज होगा रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं और आगे सर्वाइव करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली प्रोकैरियोट्स कब बने, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स, ओरिजिन ऑफ सिंपल सेल्स भी कह सकते हैं, प्रोकैरियोट्स भी कह सकते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के ओरिजिन की बात की जाए तो दैट इज ऑलमोस्ट कोई 3.5 मिलियन ईयर्स अगो की बात की जाती है। 3.5 बिलियन ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं, बिलियन ईयर्स अगो की बात करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम ये कहते हैं कि सिंपल सेल्स जैसे कि प्रोकैरियोट्स हैं, दिस कंसीडर्ड टू बी एज सिंपल सेल या सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे पहले इवॉल्व हुए हैं। अब इसको सिंपल सेल्स भी कह सकते हैं जो पहले इवॉल्व होते हैं। अब इनकी जो टाइम पीरियड है वो हमने कहा 3.5 बिलियन ईयर्स अगो है, सेम एज इट इज। यहाँ पे बात करें उसके बाद फिर प्रोकैरियोट्स के बाद यूकैरियोट्स इवॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स कब इवॉल्व हुए, यूकैरियोट्स की एवोल्यूशन की टाइम पीरियड की बात की जाए तो दीज ओरिजिनेटेड अबाउट 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। 1.5 बिलियन ईयर्स अगो, तकरीबन कोई यानी कि 1.5 बिलियन ईयर्स अगो की बात की जा रही है। स्टूडेंट्स, ये जो हैं यूकैरियोट्स जो हैं दीज आर लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये कॉम्प्लेक्स लिविंग थे, लिविंग सेल्स कह सकते हैं, ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं जो इनसे इवॉल्व हुए हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें ओजोन फॉर्मेशन की डेट, तो ओजोन फॉर्मेशन हमने कहा कि इतनी ओजोन 420 मिलियन ईयर्स अगो तक बन जाती है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं और इन्वायरमेंट में चेंज आता है। तो ये जो डेट्स यहाँ पे यानी कि टाइम पीरियड का मेंशन किया गया है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने 420 मिलियन ईयर्स की बात की है, 3.5 मिलियन ईयर्स अगो की बात की है, 1.5 बिलियन ईयर्स अगो की बात की है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस MCQs
ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यूज जो हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे कि ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, जबकि ये भी जो है वो पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये था कि जो प्रोकैरियोट्स हैं इनसे यूकैरियोट्स कैसे बने, जो आज का भी हमारा टॉपिक है, एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स, हाउ दिस इज गोइंग टू बी हैपन। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 हाइपोथेसिस जो हैं वो प्रपोज की गई हैं, यानी कि हम इस एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए कितनी हाइपोथेसिस प्रपोज की गई हैं, 2 हाइपोथेसिस जो हैं वो इसके लिए प्रपोज की जा रही हैं या की गई हैं। अच्छा याद रखिएगा, दीज आर स्टिल हाइपोथेसिस बिकॉज वी आर अनएबल टू कंफर्म इट, हम इस बात को कंफर्म नहीं कर पा रहे कि कौन सी ठीक है। तो 2 हाइपोथेसिस कौन कौन सी थी, एक तो उनमें से है एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस, दूसरी जो है उसे हम मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं। इनको बाज़ का थ्योरी भी कह सकते हैं कि जैसे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, लेकिन हम इसे हाइपोथेसिस के नाम पे जो है वो ज़रूर मेंशन करते हैं। तो पहली जो है उसको हम मेंशन करते हैं एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस कह सकते हैं या थ्योरी कह सकते हैं। अब इसके नेम से हम कैसे इसका मतलब जो है वो निकाल सकते हैं, लाइक दैट। देखिएगा, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, सिम्बायोटिक का मतलब क्या है कि ये एसोसिएशन बनेगी बिटवीन 2 ऑर्गेनिजम्स। सिम्बायोटिक मीन एसोसिएशन बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म, एसोसिएशन बिटवीन 2 ऑर्गेनिजम्स, ये 2 ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में एसोसिएशन को हम कह सकते हैं, इन विच बोथ गेट बेनिफिट, जिसमें दोनों को क्या होता है, बेनिफिट होता है, दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा होता है, उसको हम सिम्बियोसिस कहते हैं, बोथ गेट बेनिफिट्स। लाइक दैट इसे हम प्लस प्लस एसोसिएशन भी कहते हैं कि इसमें दोनों को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। और हाइपोथेसिस तो आप जानते हैं कि ये कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हम किसी भी डाटा की बेस पे, जैसे कि ऑब्जर्वेशंस के डाटा के बेस पे, उसकी प्रीवियस नॉलेज की बेस पे हम वो जो टेंटेटिव स्टेटमेंट देते हैं, उस टेंटेटिव स्टेटमेंट को हमने क्या नाम दिया, हाइपोथेसिस का नाम दिया। अब हमने यहाँ का इनसाइड 2 ऑर्गेनिजम्स आपस में एसोसिएशन बनाते हैं जिसमें दोनों को एक दूसरे से क्या होता है, बेनिफिट होता है। तो इस तरह की जो हाइपोथेसिस है उसको हम एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं। इसमें सिंपल कहा क्या गया कि कैसे होता है। अब देखिए, उन्होंने कहा कि जी एक एनएरोबिक बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है, एनएरोबिक बैक्टीरिया है। ये जो एनएरोबिक बैक्टीरिया है, ये एनएरोबिक बैक्टीरिया इनगल्फ करता है एरोबिक बैक्टीरिया, ये एक एरोबिक बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेता है। या फिर उसने ऐसे कहा कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे को क्या कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है। जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को इनगल्फ करता है तो रेदर टू बी डाइजेस्टेड इट मेक सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद इट। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं रेदर टू डाइजेस्ट, यानी कि इसको डाइजेस्ट करने की बजाय इट मेक सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद दैट ऑर्गेनिज्म। ये कौन सी बना लेता है, इट मेक सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लेता है, एसोसिएशन। और इस तरह से ये एक दूसरे को क्या दे रहे होते हैं, बेनिफिट दे रहे होते हैं। हम यहाँ पे इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि एक बैक्टीरिया जो है वो दूसरे एरोबिक बैक्टीरिया को जब इनगल्फ करता है तो उसके साथ डाइजेस्ट करने के बजाय उसके साथ क्या बना लेता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लेता है। और इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो एनएरोबिक बैक्टीरिया इसको इनगल्फ कर रहा है, तो ये जो बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया है, इट यूटिलाइज ऑक्सीजन एंड इट प्रोड्यूस एनर्जी, इट विल बी कंसिडर्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। ये किसके तौर पे कंसीडर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के तौर पे जो है वो इसे कंसीडर किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो वो एरोबिक बैक्टीरिया जो इसमें मौजूद है, एरोबिक बैक्टीरिया जो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम उसे माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से कंसीडर कर रहे होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली फूड गेट करता है, फूड लेता है,
और इस फूड से बेसिकली वो क्या बना रहा होता है, एनर्जी बना रहा होता है। और इसी दौरान हम ये भी कह सकते हैं कि वो ऑक्सीजन जो है उसको भी यूटिलाइज करता है। ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो काम जिसमें ऑक्सीजन फूड से हम एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, दिस विल बी नोन एज रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का काम जो करने लग गया वो फिर कौन करने लग गया, माइटोकॉन्ड्रिया करने लग गया। माइटोकॉन्ड्रिया उसमें से एनर्जी को भी यूटिलाइज करता जो इसके अंदर मौजूद है, और उस तरह से ऑक्सीजन को भी कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करने में इन्वॉल्व होता है। तो ये एरोबिक बैक्टीरिया इसलिए कहा गया क्योंकि ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हैं, और बेनिफिट इस तरह से कि ये फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, जिससे एनारोबिक बैक्टीरिया को भी बेनिफिट हो रहा है और उसको खुद भी क्या हो रहा है, एक फूड मिल रही है, एक स्पेस रहने को मिल रही है, तो बेनिफिट मिल रहा है। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन जो है वो बन गई। नेक्स्ट उसने ये कहा कि जो स्पाइरोकीट है, स्पाइरोकीट बैक्टीरिया, अब ये स्पाइरोकीट बैक्टीरिया को क्या करता है, इनगल्फ करता है। स्टूडेंट जब स्पाइरोकीट बैक्टीरिया को इनगल्फ करेगा तो स्पाइरोकीट को बैक्टीरिया को, ये तो होते हैं इलोंगेटेड से होते हैं, और इलोंगेटेड होने की वजह से दैट गोइंग टू फॉर्म एज फ्लैजेला। ये किसके तौर पे बन गए, फ्लैजेला, यानी फ्लैजेलम के तौर पे ये बन गए। अब ये जो फ्लैजेलम है ये क्या करता था, अब उनको ये बेसिकली फूड ले रहा है, और जब फूड को यूटिलाइज करता है, एनर्जी को यूटिलाइज करता है, तो इसका अपना बेनिफिट है। लेकिन बदले में जो बैक्टीरिया एनारोबिक बैक्टीरिया को प्रोवाइड कर रहा था, वो क्या प्रोवाइड कर रहा था, मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा था। अब इसमें स्पाइरोकीट बैक्टीरिया को भी बेनिफिट है कि वो एज उसको फूड मिल रही है, रहने को जगह मिल रही है, और दूसरा वो उस ऑर्गेनिज्म एनारोबिक बैक्टीरिया जो इसको इनगल्फ करता है उसको क्या मिल रही है, मूवमेंट मिल रही है। तो इस तरह से मूवमेंट जो है ये एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए एक एज बेनिफिट के तौर पे काम हो रहा था, और जो फूड है वो इसको मिल रही है, रहने की जगह भी मिल रही है। तो स्पाइरोकीट बैक्टीरिया क्या बनाने में इन्वॉल्व है, फ्लैजेलम बनाने में इन्वॉल्व होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें जो होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, मतलब जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, हम कहते हैं कि जब ये एनारोबिक बैक्टीरिया इनगल्फ करता है तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज क्लोरोप्लास्ट। तो ये किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, क्लोरोप्लास्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट बन जाता है, अब इसको भी प्लांट क्या प्रोवाइड करता है, इसको फूड देता है, इसको यानी कि एंजाइम्स देता है, बाकी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो बदले में ये फूड प्रिपेयर करने में इन्वॉल्व होता है, फूड प्रिपेयर करने में इन्वॉल्व होता है। तो ये बेसिकली फूड आप कह सकते हैं, जगह कह सकते हैं जो एनारोबिक बैक्टीरिया देता है, और वो जो इसको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, फूड प्रेपरेशन जो है वो इस तरह से मिल रही है। तो हम यहाँ पे बात करें तो अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट सेल जो हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और वो भी क्लोरोप्लास्ट जो है ये भी एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू जो है वो डेवलप होते हैं। यही वजह है कि हम जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है, इन दोनों को एंडोसिम्बियोटिक ऑर्गेनिज्म, एंडोसिम्बियोटिक ऑर्गेनल के नाम से भी मेंशन करते हैं। दूसरा है जी क्लोरोप्लास्ट। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनको हम एंडोसिम्बियोटिक ऑर्गेनल के नाम से मेंशन करते हैं, सिम्बियोटिक ऑर्गेनल के नाम से मेंशन करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए ना तो ये एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस जो है इसमें यही है कि वो इनसाइड अपने अंदर उसको इनगल्फ करता है और उसके साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन बना लेता है। जैसे हमने यहाँ पे कहा एनारोबिक बैक्टीरिया एरोबिक को इनगल्फ करेगा तो वो क्या बना देगा, माइटोकॉन्ड्रिया बना देगा। इस तरह से जब वो स्पाइरोकीट को इनगल्फ करेगा तो क्या बना देगा, फ्लैजेला बना देगा। जब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को इनगल्फ करेगा तो क्या बनेगा, क्लोरोप्लास्ट बनेगा, और क्लोरोप्लास्ट विल लीड टू फोटोसिंथेटिक सेल्स एंड दैट इज द प्लांट सेल्स, और प्लांट सेल्स डेवलप हो जाते हैं। तो इसी वजह से हमने माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को एंडोसिम्बियोटिक ऑर्गेनल्स के नाम से भी मेंशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास है वो है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस, और हम एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस को डायग्रामेटिकली भी अभी नेक्स्ट स्लाइड बोर्ड में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस को, अभी हम उसको डायग्रामेटिकली डिस्कस कर लेते हैं कि वो किस तरह से है। अब देखिए यहाँ पे हम जब एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं, एंडोसिम्बियोटिक
हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको पता है कि ये प्रपोज किसने किया? ये प्रपोज किया था लिन मार्गलस ने, यानी कि फर्स्ट प्रपोज्ड बाय लिन मार्गलस। तो ये काम जो है वो लिन मार्गलस का काम है, मार्गलस, ठीक है, इस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। अब इसके अकॉर्डिंगली क्या है, किस तरह से है, इसमें ऐसे है कि एक अमीबाइट प्रोकैरियोटिक सेल है, लाइक द हम कह सकते हैं दैट इज अमीबाइट प्रोकैरियोटिक सेल, कैरियोटिक सेल, यानी कि ये प्रोकैरियोटिक है, इसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, एंड इट इज़ एन एरोबिक। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एन एरोबिक होता है, यानी कि ये रेस्पिरेशन जो है वो अभी नहीं कर रहा, एन एरोबिक है। अब देखिए ये जो सेल बैक्टीरिया है ये सच एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी एग्जिस्टेंस है। हेयर इज अ एरोबिक बैक्टीरिया, यहाँ पे हम कहते हैं जी मौजूद है एक एरोबिक बैक्टीरिया। अब जो एरोबिक बैक्टीरिया है यू नो दैट वो तो यूटिलाइज करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, एंड दैट इज हेयर, वो यहाँ पे है। अब ये एरोबिक बैक्टीरिया जो है दैट इज गोइंग टू बी इनगल्फ्ड बाय दिस बैक्टीरियम, इस बैक्टीरियम ने इसको इनगल्फ कर लिया। जब इस बैक्टीरियम ने इसको इनगल्फ कर लिया तो यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया बनेगा इसके अंदर ये बैक्टीरिया आकर एग्जिस्ट करना शुरू कर देगा। जब ये बैक्टीरिया इसमें एग्जिस्ट करेगा तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। हम इसको क्या कह सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कह सकते हैं। अब हम ये कह सकते हैं दैट इज एरोबिक, ये एरोबिक है, और ये अमीबाइड प्रोकैरियोटिक सेल जो था, अमीबाइड प्रोकैरियोटिक सेल जो है दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोकैरियोटिक सेल जो है, प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये विद माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके साथ क्या मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, और यू नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया जो है दैट विल परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक रेस्पिरेशन जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं वो परफॉर्म करने में इन्वॉल्व होता है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हमने कहा कि दैट विल परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन, ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो परफॉर्म करेगा, वो सेलुलर रेस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं। अब यही जो बैक्टीरिया है, अब दिस बैक्टीरिया इज गोइंग टू engulf लाइक अ स्पाइरोकीट बैक्टीरियम, ये हम कह सकते हैं स्पाइरल बैक्टीरियम है, ये एक कैसा है, स्पाइरल बैक्टीरिया मौजूद है, बैक्टीरियम। अब ये जो स्पाइरल बैक्टीरियम है ये विप लाइक फ्लैजेला बनाने में इन्वॉल्व होगा। तो जब ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दैट इज गोइंग टू मेक अ विप लाइक फ्लैजेला, यहाँ पे ये एक विप लाइक फ्लैजेला जो है वो बना रहा है। इसमें माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर तो मौजूद है, इस तरह से ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ में अभी ये जो फ्लैजेलम है ये भी साथ में क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा इस तरह से। अब ये जो फ्लैजेलम है ये अटैच हो गया, इसकी वजह से अब ये मूवमेंट भी क्या कर सकता है, कर सकता है। तो अब ये जो है इसमें हम कह सकते हैं दैट्स गोइंग टू फॉर्म एज फ्लैजेला, विप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इसमें मौजूद है। अब वो अमीबाइड सेल्स हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसमें हम कह सकते हैं कि क्या इसके साथ ये विप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो भी अटैच हो सका है, तो हम इसको अमीबाइड फ्लैजिलेटेड सेल्स भी कह सकते हैं, अमीबाइड फ्लैजिलेटेड सेल्स के नाम से भी मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए ये जो अमीबाइड फ्लैजिलेटेड सेल है, अब ये क्या करता है, ये साइनोबैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेता है। अब ये जो अमीबाइड फ्लैजिलेटेड सेल्स यहाँ पे हम कह रहे हैं दैट कैन बी द एंसेस्टर ऑफ द प्रोकैरियोट्स, यू कैन से दैट द एनिमल्स का भी एक एंसेस्टर जो है वो कंसीडर हो सकता है, जिसमें फ्लैजेला भी मौजूद हैं और वो बैक्टीरिया भी मौजूद हैं और बाकी स्ट्रक्चर्स भी उसमें एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो सेल्स हैं अमीबाइड सेल्स विद माइटोकॉन्ड्रिया, अमीबाइड सेल विद माइटोकॉन्ड्रिया, अमीबाइड सेल with mitochondria that is going to engulf a cyanobacteria। ये किसको engulf करने लगा है, एक साइनोबैक्टीरिया को engulf करने लगे हैं।
और यू नो दैट कि जो साइनोबैक्टीरिया यहाँ पे मौजूद है ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक। ये फोटोसिंथेसिस जो है वो परफॉर्म करने में इन्वॉल्व होते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है ये परफॉर्म करते हैं। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो कंसिडर होता है। इसे हम ब्लू ग्रीन एल्जी भी कह लेते हैं। अदर नेम इज एज ब्लू ग्रीन एल्जी। ये ब्लू ग्रीन एल्जी भी कंसिडर होता है। तो अब ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्जी है, ये भी वो बैक्टीरिया जो है उसे इनगल्फ कर लेता है। एक तो हमने ये कहा कि इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की एग्जिस्टेंस इसमें मौजूद है। हो सकता है कि इसमें फ्लैजेला भी मौजूद हो, लेकिन जब ये इस फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को इनगल्फ करेगा तो ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को इनगल्फ करने की वजह से हम इसे कह सकते हैं दैट इज गोइंग टू मेक अ प्लांट सेल। तो ये एक प्लांट सेल जो है वो बनाने में इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो बैक्टीरियम मौजूद था इस तरफ से, दैट इज एग्जिस्टिंग हेयर, ये यहाँ पे इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इसमें दो स्ट्रक्चर जो हैं वो मेनली बहुत ही ऑब्वियस मौजूद हैं। एक हमने कहा कि इसमें ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हैं। दूसरा हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं दैट इज़ लाइक क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट की तरह है जिसमें थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स और बाकी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इसमें एग्जिस्ट करते हैं जो आपस में लिंक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसमें ये जो स्ट्रक्चर में आगे कन्वर्ट होता है ये क्या चीज़ है? ये क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट डेवलप होता है एज वेल एज हम इसे माइटोकॉन्ड्रिया कह सकते हैं कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हैं। तो बाकी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो हैं वो भी बन जाते हैं एंड दैट इज़ प्योरली हम कह सकते हैं ऑटोट्रॉफिक सेल जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास है ये कैसा है? ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोटिक सेल जो है वो कंसिडर होता है। ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोटिक सेल कंसिडर होगा, दैट कैन बी अ प्लांट सेल। ये एक प्लांट सेल जो है वो हो सकता है। जबकि यहाँ पे हम ये बात करें ना कि अमीबाइड फ्लैजिलेटेड सेल जो है, ये अमीबाइड फ्लैजिलेटेड सेल जो होगा ये हेट्रोट्रॉफिक सेल्स होगा। कैसा होगा? हेट्रोट्रॉफिक। और यू नो दैट हेट्रोट्रॉफ जो होते हैं दे फीड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स। ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या करते हैं? फीड करते हैं और ये खुद खुराक जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते। चूँकि ये प्लांट सेल्स हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इन्होंने साइनोबैक्टीरिया लाइक जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते थे उन बैक्टीरिया को इनगल्फ किया और एक स्ट्रक्चर बनाया जिसे हमने क्लोरोप्लास्ट के नाम से मेंशन किया। इस वजह से ये अपनी खुराक जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये एक हाइपोथेसिस जो कि एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस थी वो हमारे पास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इसकी फर्दर टाइप की हाइपोथेसिस है। अब जो फर्दर टाइप की हाइपोथेसिस है दैट इज नोन एज मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। स्टूडेंट्स जो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस है इसका भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्रोमिनेंट आपके जहन में आ रहा है कि इसमें सिंपल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करेगी। तो इसके अंदर स्टेप्स कौन कौन से हो रहे हैं? नंबर 1 पे हम ये कहते हैं कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल एग्जिस्ट कर रहा है। कैसा सेल एग्जिस्ट कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल एग्जिस्ट कर रहे हैं इस प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? जेनेटिक मटेरियल भी एग्जिस्ट करता है जिसे हम इसका जीनोम कह सकते हैं कि इसका जीनोम मौजूद है। नंबर 2 पॉइंट पे आप कह सकते हैं कि ये जो इसका जीनोम है दैट इज गोइंग टू बी डुप्लीकेटेड। तो नंबर 2 पे हमने इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट कहते हैं वो ये है कि इसका जीनोम जो है वो क्या है? डुप्लीकेटेड होता है। जब इसका जीनोम जो है वो डुप्लीकेटेड होगा तो ये जीनोम की काफ़ी ज़्यादा कॉपीज बन जाती हैं। लाइक हियर वी कैन से दैट कि देयर इज़ अ मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीनोम जो है वो बन जाती हैं। तो साथ में इसकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो भी क्या करना शुरू कर देती हैं? इन्वर्ट मूव करना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पे हम जीनोम डुप्लीकेशन की बात कर सकते हैं कि बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है ये प्रोसीड हो रहा होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है। नंबर 3 पॉइंट्स पे आप इसमें ये कहें कि इसमें मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन होती है। मेम्ब्रेन्स जो हैं वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती हैं। इनफोल्ड भी कह सकते हैं और इन्वेजिनेशन भी कह सकते हैं।
क्योंकि ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती हैं एंड दैट सराउंड्स दीज जेनेटिक मटेरियल। वो इन जेनेटिक मटेरियल्स को क्या कर रहे होते हैं, सराउंड कर रहे होते हैं। तो ये मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन का काम जो है वो भी हो रहा होता है। यहाँ पे देखा जाए तो ये जो जीनोम है इस तरह से, ठीक है, ये जो जीनोम था इसके अराउंड जो है वो मेम्ब्रेन्स जो है वो यहाँ पे इन्वेजिनेट होती हैं और इनको ऐसा सराउंड कर रही होती हैं। सेम एज इस तरफ से भी ये मेम्ब्रेन्स अंदर की तरफ मूव कर रही हैं एंड दीज आर गोइंग टू सराउंड इट, वो भी इसको क्या कर रही हैं, सराउंड कर रही हैं। सेम इस तरफ से भी ये मेम्ब्रेन्स इनसाइड मूव कर रही हैं एंड दीज आर गोइंग टू सराउंड इट, वो इसको क्या कर रही होती हैं, सराउंड कर रही होती हैं। तो जेनेटिक मटेरियल जितना भी है दिस आर गोइंग टू बी सराउंडेड बाय इट। ये मेम्ब्रेन्स इन्वेजिनेशन की वजह से इसमें क्या होती है, सराउंडिंग हो रही होती है, उसको कवर अप कर रहे होते हैं। नंबर 4th पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हो रही है इनकी वजह से डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल जो हैं वो बन जाते हैं। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल जो हैं वो बन जाते हैं। अब ये जो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स इसमें फॉर्मेशन हो जाती है तो ये कम्प्लीटली एक प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो उससे यूकैरियोटिक सेल जो है वो बन चुका होता है। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ से आगे ये बना, इससे आगे हम बात करें तो इस तरह का एक सेल है जो मौजूद है like this one cell, and this one cell containing so different organelles। ये different organelles जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। that can be nucleus, that can be cytoplasm, that can be other जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस तरह के स्ट्रक्चर जो हैं वो बनते हैं। यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो रहे हैं दैट स्ट्रक्चर में भी माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया, दैट मे बी क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, दैट मे बी न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस भी हो सकता है। तो किसी भी तरह का स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यूक्लियस बन चुका है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ये सारे ऑर्गेनल्स बन चुके हैं। अच्छा यहाँ पे हम एक बात कहते हैं, वॉट एवर द हाइपोथेसिस इज राइट, चाहे तो हम बात कर लें एंडोसिम्बियोटिक की, चाहे मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन की, कोई ना कोई तो हाइपोथेसिस ठीक है ना। लेकिन एक बात तो ये भी कंफर्म है कि ये प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए हैं। जब ये प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स इवॉल्व होते हैं तो उसके बाद फिर इनमें कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि यूकैरियोट्स जो हैं ये थोड़े से ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो ऐसा कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मौजूद नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स में प्रॉपरली इस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, डबल एंड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, दोनों तरह के ऑर्गेनल्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ये सिंपल वन सेल है, वन यूकैरियोटिक सेल है, ये मिलते हैं सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। इनसे आगे हम बात करें तो कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। तो इस तरह से कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। अल्टीमेटली अगर हम देखें तो हम अपने आप को देख लें, एक ह्यूमन इंसान को देखें, दैट इज मोस्ट कम्प्लेक्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मोस्ट कम्प्लेक्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से यानी कि कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। तो यहाँ से आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पे क्लोज होता है, जो कि हमने एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक सेल डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स कैसे बनते हैं। स्टूडेंट्स, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें ये आपने कंप्लीट लिखना होगा हेडिंग वाइज। यानी कि स्टार्ट से सबसे पहले आपने हाइड्रोथर्मल वेंट्स को लिखा, उसके बाद फिर आपने बताया कि फोटोसिंथेसिस जो है वो ऑक्सीजन एक्यूमुलेट करती है, एक्यूमुलेशन की वजह से इन्वायरमेंट में चेंज आता है, रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग बन जाता है। और उससे पहले हम ये भी बात बताते हैं कि यूवी रेज जो हैं वो प्रोटेक्ट होती हैं ओजोन फॉर्मेशन की वजह से, यानी कि उनकी आगे इनकमिंग टू द अर्थ उसको स्टॉप किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है। और उसके बाद फिर हमने ये भी कहा कि जो पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो आर्कियोबैक्टीरिया थे, उनमें चेंज आता गया आहिस्ता आहिस्ता। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं ये डेवलप हुए 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद फिर हमने कहा कि यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो 1.5 बिलियन ईयर्स अगो जो हैं वो डेवलप होते हैं। और इनकी जो एवोल्यूशन में हाइपोथेसिस की हमने बात की तो दो हाइपोथेसिस हैं, एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस और दूसरा जो है वो
हम बात करते हैं मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन की। इनको हमने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया, और जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप डायग्राम और थ्योरेटिकल दोनों जो हैं वो इसमें मेंशन करते हैं। और लास्ट पे फिर हमने ये बात समझी कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स बनते हैं वो आगे ऑर्गन्स, टिश्यूज़, इस तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट होते हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग, इस तरह से जैसे ह्यूमन बीइंग है। तो ये कन्वर्जेंस आहिस्ता 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 होती रहती है, जिसकी वजह से लाइफ ओवरऑल इवॉल्व कर रही है। जब लाइफ इवॉल्व कर रही है, कम्प्लेक्सिटी की तरफ आ रही है, तो डेफिनेटली एवोल्यूशन तो प्रोसीड हो रही है। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है कि वो किस तरह से है, कैसे हैं, कौन कौन सी एवोल्यूशंस की थ्योरीज जो हैं वो प्रपोज की गई, किसने कब प्रपोज की, इन तमाम को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।